Brought to you by ITIL. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। किसी जासूसी फिल्म या जासूसी दुनिया जैसी कहानी है एनटीए की। वो एनटीए जो इस वक्त सुर्खियों में है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी जो इस देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, नीट का एग्ज़ाम, जिसको पढ़ने के बाद डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू होती है। इससे बड़ा एग्ज़ाम इस देश में नहीं अगर स्टूडेंट्स की गिनती के हिसाब से हम बात करें, क्योंकि 20 लाख से ऊपर छात्र स्टूडेंट नीट के एग्ज़ाम में बैठते हैं और कोई दूसरा ऐसा एग्ज़ाम नहीं है उसमें, चाहे आप यूपीएससी को भी जोड़ लें, जिसमें 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट एक ही दिन एक ही वक्त में एग्ज़ाम दे रहे हों। और इस 20 लाख से ज़्यादा जब स्टूडेंट हो, देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम हो, तो वो एग्ज़ाम सही ढंग से हो, उसके लिए जो तैयारी की जाती है, यकीन मानिए जो बड़े बड़े जासूसी दुनिया में खुफिया ऑपरेशन होते हैं उससे ये कम नहीं। ये मान लीजिए कि जो हमारी करेंसी छपती है, जो टकसाल में नोट छपते हैं, और वहाँ जो सख्ती बरती जाती है, वहाँ जिस तरीके का इंतज़ाम होता है, उससे भी किसी तरह से कम नहीं। एक ख़ास बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के अंदर सिर्फ गिने चुने लोग, और वो जो गिने चुने लोग उस बिल्डिंग तक पहुंचते हैं, पहले उनकी इंक्वायरी होती है, पता किया जाता है ये ईमानदार हैं, इनका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है क्रिमिनल, लालची तो नहीं है, ठीक ठाक इज्जत है कि नहीं। और फिर ऐसे कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। ये होनहार उस्ताद होते हैं अपने सब्जेक्ट के, डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए जिस सब्जेक्ट की ज़रूरत है, चाहे वो बॉटनी हो या बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो। तो देश भर से कुछ ऐसे होनहार उस्तादों को चुना जाता है, कुछ एक्सपर्ट्स को चुना जाता है, जो जनरली यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाते हैं, ख़ासतौर पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को। और फिर इन लोगों को सिलेक्ट करने के बाद इन्हें दिल्ली बुलाया जाता है और दिल्ली में एनटीए के हेडक्वार्टर में इन्हें बिठाया जाता है। किन किन लोगों को सिलेक्ट किया गया, ये एक से ज़्यादा लोग हैं तो दूसरे को पता नहीं, दूसरे का तीसरे के बारे में पता नहीं होता, इसलिए ताकि ये ग्रुप बना कर कहीं गड़बड़ ना कर दें। तो कौन कौन पेपर तैयार करने के लिए बुलाया गया है, ये दूसरे को ही पता नहीं होता। फिर ये लोग यहाँ आते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप क्वेश्चन पेपर तैयार कीजिए। और इस बिल्डिंग में एंट्री के बाद इस बिल्डिंग को बाबा आदम के ज़माने की बिल्डिंग बना दी जाती है। बाबा आदम का ज़माना इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं, तरक्की की कोई चीज़ निशानी नहीं, मोबाइल फ़ोन, कैमरा, इंटरनेट, ये सब दूर। इस बिल्डिंग में ऐसी कोई भी गैजेट या ऐसा कोई भी हथियार या उपकरण नहीं जिससे आप वहाँ जो कुछ हो रहा है आप उसको रिकॉर्ड कर सकें, कैद कर सकें, अपने साथ ले जा सकें। यहाँ तक कि पेन और पेपर भी नहीं। और वहाँ बैठकर अलग अलग महारथी अपने अपने फील्ड के, अपने अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं। लेकिन कमाल ये है कि जो क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं उन्हें भी ये पता नहीं है कि उनके इस क्वेश्चन को जो उन्होंने तैयार किया है, जिसके लिए बुलाया गया, जिसके लिए उन्हें फीस दी गई है, पैसे दिए गए हैं, वो उस एग्ज़ाम में आएंगे भी कि नहीं। क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब बनाया जाता है तो उसके दो अलग सेट बनाए जाते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स अपने अपने सवाल देते हैं। फिर उस सवाल को एनटीए का अपना पैनल उसमें से शॉर्टलिस्ट करता है और उन सवालों को चुनता है जो उसे लगता है कि ये कुछ इजी सवाल हैं, कुछ मुश्किल हैं, कुछ उससे ज़्यादा मुश्किल है। और ये जब सारे सवाल शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो फिर दो तरह के सवालों के दो क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते हैं, दो अलग अलग सेट। उसकी वजह ये है कि अगर ऐन वक्त पर कुछ गड़बड़ी हो गई, पेपर लीक हो गया, कहीं से कुछ और हो गया, तो कम से कम हमारे पास सेफ्टी के लिए दूसरा पेपर का सेट है, तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे वो पहुंच जाएगा, बच्चे एग्ज़ाम देंगे। तो एक ही एग्ज़ाम के दो क्वेश्चन पेपर सेट हैं अलग अलग, लेकिन इन दोनों पेपर में से कौन सा पेपर
एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचेगा, ये सिर्फ एक आदमी जानता है आखिर, और वो है एनटीए का चीफ, जिसके हाथ में इस देश के सबसे बड़े इम्तिहान को करवाने की जिम्मेदारी होती है। तो जो पेपर तैयार कर रहे हैं उन्हें भी पता नहीं कि उनके सवाल शामिल हैं कि नहीं, और सवाल आ भी गए तो उन्हें ये पता नहीं कि किस पेपर के सेट में है, कौन सा पेपर जो 2 सेट बने वो एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचेगा, ये भी जानकारी नहीं। जब ये सारी चीज़ें हो गई, पेपर तैयार हो गया, फिर उन लोगों से ये वादा किया जाता है कि आप यहाँ आए, या इस बार आप नीट के पेपर के लिए आपने क्वेश्चन लिखे हैं, ये आप लीक नहीं करेंगे। उनसे बाकायदा अंडरटेकिंग ली जाती है, और यहाँ तक कि खुद एनटीए उनके नामों को बहुत गोपनीय रखता है, जाहिर नहीं करता कि इस बार कौन कौन से ऐसे लेक्चरर प्रोफेसर हैं जो नीट के एग्ज़ाम के क्वेश्चन लिखने के लिए आए, क्योंकि खुलासा हो जाएगा तो फिर लोग उन्हीं के पीछे रहेंगे। तो ये सारे तामझाम के बाद अब क्वेश्चन पेपर तैयार, 2 सेट बन गया। इसके बाद अब सिर्फ एनटीए के चीफ को पता है, तो उस दोनों सेट जो बन गया है इसी एनटीए की बिल्डिंग में, अब इसे यहाँ से उठाकर प्रिंटिंग प्रेस तक पहुँचाना है। अब प्रिंटिंग प्रेस एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी, एक शहर में हो सकता है, एक शहर से ज़्यादा भी। तो अब एनटीए की बिल्डिंग से प्रिंटिंग प्रेस पहुंचाने तक उस क्वेश्चन पेपर की वो निगरानी की जाती है जैसे कोई आप बेशकीमती चीज़, सोना चांदी हीरा, ये जब आप ले जाते हैं, ये कैश बड़े बड़े बैंक वाले, तो कैसी उसकी निगरानी होती है, उसी तरीके से जब एनटीए की बिल्डिंग से ये क्वेश्चन पेपर निकलता है, जिस गाड़ी में इसको रखा जाता है उस गाड़ी की जीपीएस से मॉनिटर किया जाता है कि ये गाड़ी रास्ते में कहाँ कहाँ रुकी, ये सीधे प्रेस तक पहुँची कि नहीं पहुँची। उस गाड़ी में एनटीए के लोग होते हैं, सुरक्षा होती है। इसके बाद एक बार जब ये प्रिंटिंग प्रेस पहुंच गया क्वेश्चन पेपर, तब उस प्रिंटिंग प्रेस में भी जिस दिन ये पेपर छपेगा वो टाइम तय होता है, और फिर ये तय होता है कि उस वक्त जब पेपर की छपाई होगी तो उस प्रिंटिंग प्रेस के अंदर कितने लोग होंगे। जिनकी ज़रूरत नहीं है उनमें से एक भी नहीं होगा। बाकायदा प्रिंटिंग प्रेस के सीसीटीवी कैमरे से हर पल की निगरानी की जाती है, और सेम एनटीए की बिल्डिंग की तरह प्रिंटिंग प्रेस में भी मोबाइल फ़ोन, कैमरा या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिससे आप सवालों को उतार सकें, उसकी नकल कर सकें, ले जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि जो एनटीए के स्टाफ इस पेपर के साथ प्रिंटिंग प्रेस में पहुँचे हैं, खुद उनको भी नहीं है, ताकि कहीं से भी इस पेपर की एक झलक किसी कैमरे में, किसी मोबाइल में कैद ना हो जाए, या पेन और पेपर भी ना हो ताकि किसी ने देखा और वो नोट कर ले। अब इतने सारे तामझाम, इतनी सुरक्षा, इसके बाद प्रिंटिंग प्रेस में पेपर तैयार। अब तैयार होने के बाद अगला फेज, उस प्रिंटिंग प्रेस से अब उस क्वेश्चन पेपर को सीधे बैंक ले जाया जाता है और बैंक के लॉकर में रखा जाता है। बैंक में भी जब ये पेपर ले जाया जाता है तो जीपीएस की गाड़ियों से उसको फॉलो किया जाता है, और उस बैंक में पहले बैंक के जो बड़े अफसर हैं उनसे बात होती है, और एक लॉकर, और उस लॉकर में रखने के बाद उस लॉकर की सीसीटीवी कैमरे से 24 घंटे की निगरानी कि किसी ने लॉकर खोला तो नहीं। अब बैंक के अंदर लॉकर में क्वेश्चन पेपर रख गया। अब इसके बाद बारी आती है आखिरी फेज की। अब इम्तिहान होना है, और इम्तिहान न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी कई शहरों में। ये एनटीए की एक प्रेस रिलीज है। इस रिलीज में डेटा दिया हुआ, और इसको देश का मैंने सबसे बड़ा एग्ज़ाम क्यों कहा आप खुद उसी में देखिए, और ये प्रेस रिलीज भी है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ये एग्ज़ाम जो नीट का अभी 3 मई को हुआ, भारत के 551 यानी कि 551 शहरों में छोटे बड़े इस एग्जामिनेशन के सेंटर पड़े। 551 इंडिया के अंदर, और भारत के बाहर 14 अलग अलग दूसरे देशों के शहरों में सेम डे 3 मई को दोपहर 2 से 5 के बीच नीट का ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। तो इंडिया में 551 शहर और बाहर में 14 शहर, और इन शहरों में होने वाले इस एग्ज़ाम में 22,79,000 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया।
और ये जो 551 शहर और 14 विदेशों में जो शहर थे, उसके अंदर कुल एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए, यानी नीट का एग्जाम एग्जामिनेशन सेंटर पर हुआ। अब सोचिए 551 शहर, विदेश में 14 शहर, एग्जामिनेशन सेंटर। तो अब 3 मई को जब एग्जाम था, उस दिन बैंक के लॉकर से अब इन क्वेश्चन पेपर को निकालने की बारी थी। अब 22,79,000 स्टूडेंट होंगे, 22,79,000। तो क्वेश्चन पेपर भी तादाद इतनी होगी, तो सोचिए कितना बड़ा एक भंडार है क्वेश्चन पेपर का। अब आए एग्ज़ाम के दिन, एग्ज़ाम से कुछ देर पहले बैंक लॉकर को खोला जाता है और उसके लिए एग्ज़ाम के दिन अलग अलग कई हज़ार ऑब्जर्वर तैनात करता है एनडीए, वो एनटीए। और उन ऑब्जर्वर की निगरानी में बैंक के लॉकर से पहले क्वेश्चन पेपर निकाला जाता है। फिर जिन जिन शहरों में या छोटे शहरों में ये एग्ज़ाम होने वाला है, सेंटर है, वहाँ के डीएम को इस पूरे ऑपरेशन का पार्ट बनाया जाता है और डीएम से कहा जाता है कि अब आप इसकी सुरक्षा और इसकी सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लेंगे। फिर उस डीएम की अगुवाई में उस शहर के जो टॉप के पुलिस ऑफिशियल्स हैं, वो पुलिस वाले सुरक्षा देते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। बैंक के लॉकर से निकाल कर अब उस इलाके के हर शहर के जो अपने या ज़िले के डीएम हैं, उनकी निगरानी में और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इस पेपर को बैंक के लॉकर से निकाल कर अब एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचाया जाता है। और उस एग्जामिनेशन सेंटर में एनटीए और उनके जो बाकी स्टाफ हैं, ऑब्जर्वर हैं, इन्विजिलेटर हैं, वो मौजूद होते हैं। वहाँ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में क्वेश्चन पेपर खोला जाता है और जैसे ही एग्ज़ाम का टाइम शुरू होता है, बच्चों तक ये पेपर पहुंचाया जाता है। शुरू से आखिर तक एकदम एक जासूसी या किसी बड़े ऑपरेशन की तरह की कहानी है ये। अब इतना तामझाम, इतनी सुरक्षा कि बिल्डिंग तक को आप इंटरनेट से काट देते हो, मोबाइल, कागज़, कलम कुछ नहीं ले जाते हैं। लेकिन 2 साल पहले और अब 26 पेपर लीक हो गया। 22,79,000 छात्रों ने जो मेहनत की, जो अपना दिमाग और मन बना कर गए कि आज 3 मई को एग्ज़ाम देंगे और मैं पास करूंगा और डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर की पढ़ाई करूंगा, उनका छम से सपना टूट गया। इसलिए कि उन्हें पता है कि जब ये लीक हो गया तो एग्ज़ामिनेशन तो अब कैंसिल, अब दोबारा से तैयारी करो। बहुत सारे लोग कह सकते हैं यार पढ़ लिया तो दोबारा दे दोगे, क्या फ़र्क पड़ा, जून में दोबारा एग्ज़ाम हो रहा है। जब आपके दिमाग में एक टारगेट होता है और एक वक्त तय होता है, फिक्स होता है, तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं। अब यहाँ हर एक स्टूडेंट के मन में ये भी है कि पता नहीं जून में भी एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा या फिर लीक होगा। तो सवाल ये है कि ये एग्ज़ाम और इसकी तैयारी और एनटीए ने जो कुछ किया, उसके बावजूद ये क्वेश्चन पेपर लीक कैसे हो गया। 2024 में सेम यही नीट का पेपर बिहार से लीक हुआ था। और आपको पता है कि जब 2024 में लीक हुआ, सीबीआई को मामले की जांच सौंपी गई, जिसे अभी भी दी गई है। और तब सीबीआई ने करीब 40 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, 5,000 से ज़्यादा पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की। 2 साल गुजर गए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज भी बिहार में नीट के पेपर को लीक करने वाला मास्टरमाइंड कौन था, ये पता ही नहीं है। उस चार्जशीट में कहीं भी मास्टरमाइंड का जिक्र नहीं है। जो पकड़े गए हैं सब बिचौलिए हैं या खरीदने वाले और बेचने वाले लोग हैं, छोटे छोटे। मास्टरमाइंड कहाँ है? तो 2024 की कहानी तो ये रही। अब 26 में फिर से ये हो गया। अब सवाल ये है कि इतनी सुरक्षा, इतनी गोपनीयता और इतनी चाक चौबंद होने के बावजूद ये पेपर लीक कैसे हुआ। 5 दिन बाद जब ये एग्ज़ाम हुआ, 3 मई को हुआ और उसके बाद 8 मई की बात है। इस लीक का खुलासा पहली बार राजस्थान से होता है, राजस्थान के सीकर से। सीकर में एक हॉस्टल चलाने वाले उनके संचालक पहली बार राजस्थान पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि अभी जो 3 मई को एग्ज़ाम हुआ है, उसके कुछ पेपर 3 मई से पहले ही कुछ स्टूडेंट्स के पास थे और हूबहू, और 1-2 नहीं, लगभग 100%। जब राजस्थान पुलिस को पता चला तो वो सीकर के कुछ हॉस्टल में पहुंचती है
वहाँ जाकर कुछ स्टूडेंट वहाँ मौजूद थे, उनके मोबाइल लेती है। जब मोबाइल लेती है, करीब 100 स्टूडेंट्स के मोबाइल से एक व्हाट्सएप ग्रुप का पता चलता है और साथ में टेलीग्राम ऐप का। जब पुलिस उस व्हाट्सएप ग्रुप को खोलती है और टेलीग्राम ऐप देखती है तो पुलिस दंग रह जाती है। उसमें सर्कुलेट हुआ था वही क्वेश्चन पेपर जो 3 मई को देश के 22,79,000 स्टूडेंट्स ने दिया था, और वो पेपर उससे 2 और 4 दिन पहले ही सीकर के स्टूडेंट्स के पास था। राजस्थान पुलिस को 2024 की कहानी याद थी। फ़ौरन उसने एनटीए को जानकारी दी। एनटीए ने कहा कि ठीक है, उसे भी लगा कि अभी 2 साल पुराना ही तो मामला था, एक बार फिर से उसकी भत पिटेगी। फ़ौरन सीबीआई से गुजारिश की कि आप ही जांच कर लीजिए। सीबीआई ने केस अपने हाथ में लिया। पता चला केरल में बैठा हुआ एक लड़का जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, उसके तार जुड़े थे सीकर से। उसने अपने फादर को क्वेश्चन पेपर भेजा और उसने कहा ये गेस्ट पेपर है, आप अपने कोचिंग सेंटर में वहाँ या बच्चों को जिसको जानते हैं आप दे दो, एग्ज़ाम होने वाला है। 2 मई की रात की बात थी। फादर ने रात को पेपर नहीं दिया। 3 मई की सुबह हुई, फादर ने उस केरल में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, कोचिंग सेंटर के कुछ मालिक और कुछ लोगों को ये पेपर दे दिया। एग्ज़ाम 2 बजे से शुरू हुआ था, संडे का दिन था, सुबह दे दिया, कुछ घंटे थे। इत्तेफाक से जब पहले तो ये लगा कि ऐसी गेस्ट पेपर है, आप जब बचपन में पढ़ते तो एक गेस्ट पेपर आया करता था, तो उसमें से ये होता था कि जो 10 सवाल है उनमें से 2-4 मिल ही जाते थे या 5 मिल जाते थे, 100% कभी नहीं मैच होता था। तो यहाँ अभी तक यही था कि ये गेस्ट पेपर है, कुछ मिल जाएगा कुछ नहीं मिलेगा, बच्चे पढ़ लेंगे। और बहुत सारे बच्चे भी ऐसे थे जो गेस्ट पेपर ही समझा, जाकर एग्ज़ाम दिया। लेकिन जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और उस लड़के के बाप ने फिर क्वेश्चन पेपर जब बच्चों से पूछा कि क्या था, तब जब उसने कहा कि अरे आपने तो कमाल कर दिया सर, जो आपने हमें दिया गेस्ट पेपर 100% वही एग्ज़ाम में आया था और उसी सीक्वेंस में, जो पहले 1.25 नंबर पे सवाल है वही, जो दूसरे पे है, तीसरे पे, सेम सीक्वेंस। तब उस बाप को पहली बार खटका हुआ। उसे लगा कि ये गेस्ट पेपर नहीं, ये तो क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। अब वो डरा, उसने अपने साथियों से बात की और फिर उन्हीं में से एक ने राजस्थान पुलिस को कॉल किया और राजस्थान पुलिस ने एनटीए को, फिर एनटीए ने सीबीआई को। उसके बाद पता चला कि इस साल जिन माहिर उस्तादों यानी एक्सपर्ट्स जो अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, सवाल बनाने के लिए एनटीए ने कांटेक्ट किया, उनकी पूरी उनका कैरेक्टर, बायोडेटा सब देखा और उनमें से कुछ लोगों को बुलाया। उन्हीं में से 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने इस क्वेश्चन पेपर को लीक कराने में एक बड़ा रोल प्ले किया। इनमें से एक थे जो प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और दूसरी एक बॉटनी की लेक्चरर मनीषा मानधारे। कुलकर्णी और मनीषा ये 2 ऐसे लोग, 2 ऐसे एक्सपर्ट जिन्होंने इस साल नीट के एग्ज़ाम के पेपर की तैयारी की थी और जिन्होंने पेपर बनाए थे, क्वेश्चन पेपर, उनमें से ये 2 ये भी थे। और इन्होंने ही बेईमानी की अपने पेशे के साथ और इन करीब 23 लाख बच्चों के साथ भी। इनमें से एक ब्यूटिशियन थी, एक और वो पुणे की, और उस ब्यूटिशियन ने, उसका भी नाम, जो पुणे की थी, कुछ ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर के साथ उसके कांटेक्ट थे और वो जानती थी, क्योंकि यहाँ पे भी बेईमानी हुई कि जिस लेक्चरर ने मनीषा मानधारे नीट के क्वेश्चन पेपर की तैयारी की थी इस बार, उसने बनाए थे, उसने शेयर कर ली ये बात इस ब्यूटिशियन जिसका नाम भी मनीषा वाघमारे, और उसने कहा कि इस बार मैं शामिल थी। तो ये पेशे के साथ बेईमानी थी। अब इस ब्यूटिशियन ने उसका फ़ायदा उठाया और उसने कहा कि ठीक है, हम कुछ नीट का एग्ज़ाम देने के लिए प्राइवेट कोचिंग लेना चाहते हैं बच्चे, तो मैं लाती हूँ, तुम उनको पढ़ाओ, हम दोनों पैसे कमाएंगे। फिर उसने धीरे से कह दिया हमारे पास पेपर भी है। बच्चों ने कहा कि डॉक्टर बनना है, जितने पैसे चाहिए ले लो। जो अमीर थे उन्होंने पैसे दिए कि क्वेश्चन पेपर दे दो, और इस तरीके से इन्होंने एक पूरा जाल बिछा दिया।
ये तीनों तभी सीबीआई के शिकंजे में हैं। फिर धीरे धीरे इनसे पता चला और भी ऐसे लोग हैं, 10 तो अरेस्ट हो चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ इनके बस की बात नहीं थी। देश के सबसे बड़े एग्ज़ाम की चोरी करना 2-4 लोगों के बस की बात नहीं है। इसके लिए एक ताकतवर नेटवर्क चाहिए और एक ऐसा शख्स, एक ऐसी हस्ती जिसकी एनटीए में तूती बोलती हो। पर सवाल ये है कि क्या सीबीआई उस मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगी? क्योंकि 2024 के लिए जो नीट एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ है उसका मास्टरमाइंड तो आज तक हाथ नहीं आया। तो इस बार भी क्या बिचौलियों को ही पकड़कर बस केस को निपटा दिया जाएगा? अब अगर यही मान लीजिए कि ये पेपर लीक की खबर नहीं आई, हम आए दिन खबरों में सुनते रहते हैं, आप भी सुनते होंगे कि डॉक्टरों की लापरवाही से किसी मरीज की जान चली गई। अब जरा सोचिए, जो डॉक्टरी के चोर या डकैत हैं, पैसे देकर या पैसे लेकर क्वेश्चन पेपर खरीदते और बेचते हैं और फिर डॉक्टर बन जाएंगे, जिनकी अपनी कोई सलाहियत नहीं, कोई टैलेंट नहीं। और ऐसे लोग जब डॉक्टर बनेंगे तो फिर देश और समाज का क्या होगा? क्योंकि वो तो चोरी और बेईमानी से डॉक्टर बने हैं, उनके अंदर वो टैलेंट नहीं है। तो फिर असर समाज पर दिखेगा और फिर इसी तरह की खबरें आएंगी कि डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की जान चली गई। जब आपको अपना काम ही नहीं पता, जब आप अपने दम या अपने बलबूते पर एग्ज़ाम ही पास नहीं कर सकते, जब आप मेडिकल की बारीकियों को समझते ही नहीं हैं और सिर्फ पैसे के बलबूते पर डॉक्टर बन जाएंगे, तो फिर क्या इलाज करेंगे और क्या मरीज़ को ठीक करेंगे? 148 करोड़ हैं इस वक्त हम लोग, पूरे देश की आबादी, और एक डेटा के मुताबिक हर साल हमारे देश में 95 लाख लोगों की मौत होती है, 95 lakhs। अब आबादी ज़्यादा है, 148 करोड़, एग्जैक्ट 147.6 करोड़ है। 95 लाख लोगों की मौत होती है। अब जाहिर से बात है, इनमें से कुछ नेचुरल मौत है, उम्र की वजह से, और लेकिन एक बड़ी तादाद, इन 95 लाख लोग जो मरते हैं, उनमें से उनकी है जो बीमारी की वजह से मरते हैं। और ख़ास तौर पर इनमें भी 4 बीमारी जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोगों की जान लेती है। उनमें से एक है दिल की बीमारी, एक है फेफड़े की बीमारी, एक है टीबी और एक है कैंसर। ये 4 ऐसी बीमारियां हैं जो 95 लाख मौतों में सबसे ज़्यादा अपना हिस्सा देती है। लेकिन इन बीमारों के इलाज के लिए हमारे देश में करीब 1 लाख से ऊपर अस्पताल हैं, पूरे भारत में 1 लाख। इनमें से 36,626 गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, छोटे बड़े मिलाकर, जबकि 44,000 प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो 148 करोड़ की आबादी, 95 लाख हर साल मौत और करीब 1 लाख सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल। और इन हॉस्पिटल में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, इस वक्त हमारे देश में जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं उनकी तादाद है 13,86,150। ये एलोपैथी के डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक और वैद्य ये अलग है। लेकिन इस वक्त हमारे देश में कुल 13,86,150 रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं जो देश के 1 लाख सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। इस हिसाब से हमारे देश में पर 811, हर 811 आदमी पर एक डॉक्टर है। हालांकि ये तस्वीर थोड़ी सी अधूरी है, क्योंकि 811 पर एक डॉक्टर तो है, लेकिन मेजॉरिटी जो है देश के बड़े बड़े शहरों में, यह शहरों का ही ये फिगर है। अगर आप छोटे छोटे गांव, कस्बों और गांव ग्रामीण अस्पताल, सरकारी अस्पताल गांव में जाएंगे तो वहाँ हालत और ख़राब है, वहाँ डॉक्टर है ही नहीं। देश की एक बड़ी जो सरकारी अस्पताल है उनमें डॉक्टरों का पद खाली है, डॉक्टरों की भर्ती नहीं होती। नीट का एग्ज़ाम हमारे देश में नए डॉक्टरों के लिए रास्ता खोलता है। 22,79,000 स्टूडेंट बैठे, लेकिन जानते हैं इनमें से सिर्फ कितने डॉक्टर बनते हैं? जो भी इस बार की वैकेंसी थी वो है 1,30,000, यानी 22,69,000 जो स्टूडेंट नीट के एग्ज़ाम में बैठे, उनमें से पास होते सिर्फ और सिर्फ, जिनको अलग अलग कॉलेज उनके रैंक के हिसाब से अलॉट किया जाता, 1,30,000।
दुनिया के किसी भी पेशे को उठा लीजिए, अगर सबसे ज़्यादा किसी पेशेवर को पेशेवर बनाने में जो वक्त लगता है वो डॉक्टरी की पढ़ाई है। 12th करने के बाद आप पायलट बने, आप इंजीनियर बने, आप किसी और पेशे में जाए, इतना वक्त नहीं लगता जितना एक डॉक्टर को तैयार करने में लगता है। एक ठीक ठाक डॉक्टर को तैयार करने में 8.5 साल की पढ़ाई लगती है। अगर वो MBBS कर रहा है तो 4.5 साल का तो कोर्स है, 4.5 साल तो उसे पढ़ना ही पढ़ना है, और 1 साल मैंडेटरी है, ज़रूरी है कि वो इंटर्नशिप करे किसी अस्पताल में। तो 4.5 और 1 5.5 साल में तो आप MBBS बनते हो, और इसके बाद एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के लिए, MD करने के लिए 3 साल और पढ़ना पड़ता है। तो 5.5 और 3 8.5 साल। 12th करने के बाद कई लोग 12th के बाद नीट की तैयारी के लिए 1-2 साल ड्रॉप आउट भी करते हैं, तो उनको भी जोड़ लें तो एक डॉक्टर बनने के लिए 8.5 से 9 से 10 साल लग जाते हैं। इतना लंबा सफ़र है। और यही जब भविष्य के डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे होते हैं और बिल्कुल दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं, पूरी शिद्दत और मेहनत से एग्ज़ाम देते हैं, और एग्ज़ाम देने के बाद वो खुश होते हैं कि पेपर बहुत अच्छा गया, इस बार माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, माँ बाप ने जो मेहनत की, पैसे लगाए, सब वसूल हो जाएगा। तब एक खबर आती है कि पेपर लीक, एग्ज़ाम कैंसिल। सोचिए उन बच्चों पर और उनके माँ बाप पर क्या बीतती होगी। एक बच्चे को नीट की या फिर JEE की तैयारी करने में जो माँ बाप का खर्च होता है, जो कोचिंग सेंटर को कुरमुत्ते की तरह उगे हुए हैं अलग अलग शहरों में, वहाँ जाकर उनकी फ़ीस, रहना, खाना, हॉस्टल, कितना खर्च होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली हर चीज़ जोड़ कर रखती है कि कब इस 30 दिन में क्या क्या खर्च है। अगर वो अपने बच्चे को कोचिंग के लिए भेजते हैं, उन्हें पता है कि नीट का एग्ज़ाम देना है, तो उसको कितने वक्त तक वहाँ पढ़ना है, कितने महीने या साल रहना है, उसके हॉस्टल का किराया क्या होगा, खाने का कितना होगा, फ़ीस कितना होगा कोचिंग सेंटर का, और फिर चलो एग्ज़ाम होगा, उसके बाद अच्छा नंबर लाएगा तो फिर एडमिशन हो जाएगा, एक मंजिल मिलेगी उसे। लेकिन ये सब करने के बाद, इतना खर्च करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद कोई पूरी डॉक्टरी को ही चुरा ले, डॉक्टरी के एग्ज़ाम को चुरा ले, तो ऐसे बच्चों और उनके माँ बाप पे क्या बीतेगी। मुट्ठी भर जो अमीर लोग हैं, अमीर परिवार से हैं, जिनके बच्चे नाकारे हैं, वही ये शॉर्टकट अपनाते हैं कि चलो डॉक्टरी के एग्ज़ाम को चुरा लो, चोरी के पेपर से डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन जो गरीब घरों से आते हैं, मेहनतकश लोग हैं, जो अपनी मेहनत से अपने बलबूते अपना एक रास्ता बनाना चाहते हैं, उनके सपनों को भी ये मुट्ठी भर लोग तोड़ देते हैं। और अफसोस की बात यह कि देश की सबसे बड़ी जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करने वाली एजेंसी NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो इंडियन गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्ट्री के तहत आता, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत, वो इसको रोक नहीं पाई। हालांकि ये NTA बहुत पुरानी भी नहीं है, असल में तो नीट भी नया नहीं है, मतलब पुराना नहीं है। 2013 से पहले हमारे देश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए अलग अलग स्टेट, अलग अलग कॉलेज अपने लेवल पे एग्ज़ाम देते थे। पहले PMT होता था, प्री मेडिकल टेस्ट, या फिर स्टेट मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता था। हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, बंगाल, ये सब अपने अपने स्टेट पे करते थे। या फिर बड़े बड़े कॉलेज जो CBSE है, जो हमारे 10वीं 12वीं के बोर्ड का एग्ज़ाम कराती है, वो ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट कराती थी। एम्स जैसे मशहूर हॉस्पिटल इनका अपना होता था, कुछ और बड़े ऐसे यूनिवर्सिटी वो अपना कराते थे। तो होता ये था कि ये बिखरा हुआ एग्ज़ाम था 2013 से पहले तक। अब एक बच्चा जिसको डॉक्टर बनना है, वो डॉक्टर बनने के लिए, और उसे पता है कि पता नहीं इस जगह होगा कि उस जगह होगा, दिल्ली में होगा कि हरियाणा में होगा या बंगाल में होगा, तो इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं हो जाए, तो एक से ज़्यादा एग्ज़ाम दिया करता था। 10-10, 20-20 एक ही साल में एक बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है। अब उसके लिए एडमिशन फॉर्म भर रहा है, उसके लिए ट्रैवल कर रहा है, उसके लिए ख़र्चा कर रहा है कि 10-20 सेंटर पे एग्ज़ाम अलग अलग दूंगा तो शायद किसी में निकल आऊँ। तो लगा कि यह गलत है, एक देश एक इम्तिहान होना चाहिए। तभी फिर नीट का ख्याल आया, फिर एक एक्सपर्ट्स ने आइडिया दिया। 2013 में पहली बार नीट अमल में आया और नीट के तहत एग्ज़ाम हुआ, लेकिन कई स्टेट और कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी इसके ख़िलाफ़ हो गए,
क्योंकि होता ये था कि फिर उनका कोटा होता था, यूनिवर्सिटी वाले डोनेशन लेके सीट दे देते थे मेडिकल के, स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना कोटा होता था, नेताओं को, बड़े बड़े बिल्डरों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को दे देते थे, तो फिर उनकी दुकान तो बंद होनी थी। तो वो खिलाफ हो गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट ने नीट पर रोक लगा दी, 2013 में शुरू और रोक लगा दी। रोक चलती रही, 2016 आ गया, 2016 में फिर कुछ सुझावों के बाद, कुछ सुधारों के बाद नीट की वापसी हुई और फिर 2017 में नीट का एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल पर शुरू हुआ और 17 से आज 26 तक ये जारी है। लेकिन वक्त बदलने के साथ जिस तरीके से एग्ज़ाम होना चाहिए, अफसोस एनटीए उसे कराने में नाकाम रहा। और उससे भी बड़े अफसोस की बात यह है कि पिछले जब भी इस तरह के पेपर लीक हुए हैं, आज तक मास्टरमाइंड तक हमारी सीबीआई नहीं पहुंची है। जबकि ये सिंपल सी बात है कि इतने बड़े पैमाने पर देश के सबसे बड़े एग्ज़ाम को अगर कोई चुराने निकला है, तो छोटे मोटे मुट्ठी भर लोग नहीं होंगे, इसमें ताकतवर लोग होंगे, एक पूरा नेटवर्क होगा। बट ये नेटवर्क कहाँ तक जाता है पता नहीं, कभी इसकी सच्चाई सामने आ भी पाएगी कि नहीं। खैर, तो ये थी अफसोसनाक कहानी उन तमाम बच्चों की, 22,69,000 जो एग्ज़ाम में बैठे, मेहनत किया, एग्ज़ाम दिया। कईयों ने बहुत अच्छा भी दिया होगा, पर उनकी खुशियों पे पानी फेर दिया मुट्ठी भर लोगों ने। आइंदा ऐसा ना हो, इन्हीं दुआओं के साथ आज की कहानी में फ़िलहाल इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।